नमस्ते दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं टू डू लिस्ट करके और इसके अंदर ये सारे स्टेप्स जो है हमें कवर करने हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के अंदर क्या करते हैं, वीएस कोड एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी तो वीएस कोड इंस्टॉल करना होगा। गूगल के अंदर जाएंगे, राइट करेंगे वीएस कोड, एक लिंक देगा, वो लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, इस टाइप से विंडो आएगी। वहाँ पे जो जैसा प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आप जो है ये फाइल को इंस्टॉल कर लोगे और देन जो है डाउनलोड कर लोगे और देन जो है ये फाइल को डिफ़ॉल्ट सेटिंग से जो है इंस्टॉल करना होगा। नेक्स्ट नोड जेएस की रिक्वायरमेंट होगी तो सेम प्रोसीजर जिस तरह से वीएस कोड किया है उसी तरह से नोड जेएस को जो है सबसे पहले डाउनलोड करना है, देन एक्सी फाइल को इंस्टॉल करना है डिफ़ॉल्ट सेटिंग से। एक फोल्डर बनाते हैं टू डू लिस्ट करके, उस पे शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक प्रेस करते हैं, ओपन पावर सेल विंडो हियर पे जाके क्लिक कर देते हैं। ध्यान रखना शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, इस टाइप से विंडो ओपन होगी पावर शेल की। वहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा जो नोड है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, उसके अंदर npm है या नहीं है, npx है या नहीं है, नोड है या नहीं है। तो ये कमांड्स है npm माइनस माइनस वर्जन, npx माइनस माइनस वर्जन, नोड माइनस माइनस वर्जन करेंगे, एंटर। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, उसका वर्जन मिलेगा। अगर इंस्टॉल है तो वर्जन दिखाई देगा, अदरवाइज वर्जन नहीं आएगा। नेक्स्ट, रिएक्ट को क्यों यूज करते हैं? रिएक्ट बेसिकली रीलोड नहीं करता। जब फ्रॉम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो रीलोडिंग नहीं होती है। रिएक्ट जेएस पॉपुलर जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बनाने में हेल्प करती है, और स्पेशली कौन सा, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये इसको वाइडली यूज क्यों किया जाता है? ये कंपोनेंट बेस्ड होता है, वर्चुअल डॉम होता है, रिएक्ट हुक होते हैं, और भी बहुत कुछ होते हैं इसके अंदर। आगे हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो गूगल पे जाते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप राइट करते हैं और ये एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो हमें कमांड मिल जाएगी यहाँ पे कि किस तरह से जो है हम एक प्रोजेक्ट बनाएं npx का यूज करके। तो npx क्या है, नोड पैकेज एग्जीक्यूट है, और वो एक ही टाइम जो है आपको एग्जीक्यूट करनी है जब आपको ऐप बनाना है। तो ये कमांड कॉपी करेंगे और पावर शेल विंडो पे जाएंगे, वहां पे जाके पेस्ट करके एंटर करेंगे। एंटर करोगे तो आपको इस टाइप से क्या मिलेगा, ये पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। उसके बाद में फाइनल जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, इस टाइप से मैसेज आएगा, cd माई ऐप, जो ऐप का नाम दिया था वो, और npm स्टार्ट, और हैकिंग शो कर देगा। अब यहाँ पे क्या करना है, उस ऐप के अंदर जाना है आपको। तो क्या करना है, cd माई ऐप करना है, लेकिन मुझे तो वीएस एडिटर के अंदर काम करना है। तो कोड स्पेस डॉट राइट करूंगा तो डायरेक्टली मेरा वीएस कोड इस ऐप के साथ में ओपन हो जाएगा, इस फोल्डर के साथ में ओपन हो जाएगा। अब वीएस कोड के अंदर जाके टर्मिनल मीनू पे जाके और वहां पे न्यू टर्मिनल पे जाके क्लिक करूंगा तो मेरा न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे npm स्टार्ट रन करूंगा। npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, लाइक पिप की तरह काम करेगी। और जैसे ही स्टार्ट करता हूं तो नीचे मुझे जो है कंपाइल होता हुआ और इस तरह से लोकल जो है होस्ट 3000 पे मेरा ब्राउजर के ऊपर क्या करेगा, आउटपुट दिखाई देगा मेरे ऐप का। और अगर सेम वाईफाई से कोई भी सिस्टम है, कोई भी जो है मोबाइल फ़ोन है, कोई दूसरा सिस्टम है आपका कनेक्टेड है और उसके ऊपर ब्राउजिंग करना चाहते हो तो ये एड्रेस डालोगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपकी ऐप का डेवलपमेंट के टाइम पे आप आउटपुट देख सकते हो। ये भी जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और फाइनली ये ये ब्राउजर के ऊपर जो है प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूशन होम में मिलेगा, और ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया। अब स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर मिलते हैं, लाइक नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, सोर्स, गिट इग्नोर, पैकेज लॉग जेएसएन एंड पैकेज जेएसएन, और रीडमी डॉट एमडी। अब एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले पब्लिक के अंदर जाते हैं और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल देखते हैं। वहां पे एक डिव टैग मिलती है और उसके अंदर आईडी रूट होता है, और इसी से सिंगल पेज एप्लीकेशन पॉसिबल होती है।
सोर्स के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी मिलती है, यानी कि पब्लिक के अंदर तो एचटीएमएल फाइल थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस है सोर्स फोल्डर के अंदर। और ये एंट्री पॉइंट होता है, ये रेंडर करता है ऐप को। और ऐप क्या होती है, ये ऐप डॉट जेएस होती है। और यहाँ पे जो है क्लास नेम आ जाता है एक, ये रिएक्ट का कीवर्ड होता है। ठीक है, ये नई चीज है हमारे लिए यहाँ पे रिएक्ट के अंदर। क्लास नहीं है यहाँ पे, क्लास नेम है। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर जितने भी काम करना है, जो डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट की फेज को कंप्लीट करना है, वो ऐप डॉट जेएस के अंदर ही करना होता है। नोड मॉड्यूल्स की बात करें तो ये फोल्डर होता है, सारी सारी डिपेंडेंसी रखता है। गिट इग्नोर, जब गिट हब के ऊपर पुश करते हैं तो किसी फाइल को हमें इग्नोर करना होता है, उस केस में हम गिट इग्नोर का यूज करते हैं। पैकेज जेएसएन क्या करता है, जितनी डिपेंडेंसी और स्क्रिप्ट रिक्वायर होती हैं प्रोजेक्ट के लिए वो इसके अंदर होती हैं। पैकेज डॉट लॉक जेएसएन क्या करती है, लॉकिंग करती है डिपेंडेंसी को, जो इंस्टॉल्ड वर्जन है उसके साथ में लॉकिंग कर देती है डिपेंडेंसी को, और हर एक इन्वायरमेंट के ऊपर चल सके, इसलिए जो है ये क्रिएट करता है रिएक्ट। सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें जो है हम पहले भी देख चुके हैं। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या आता है कि प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कैसे करें। सबसे पहले क्लास नेम की बात करते हैं। तो क्लास नेम यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर दिखाई दे रहा है, डिव के अंदर। ये क्या है, एक रिएक्ट का कीवर्ड है। ऐप डॉट जेएस के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट से उसकी वैल्यू इनिशियलाइज भी कर देते हैं, और उस वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है तो करली ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख दें। लेकिन क्या, यहाँ पे एक एम्प्टी टैग का यूज किया जाता है इनको क्लोज करने के लिए, इनको रैप करने के लिए, अदरवाइज कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। एक एम्प्टी टैग यहाँ पे स्टार्टिंग है, ये क्लोज है, अगर नहीं देते हो तो फिर एरर जनरेट करेगा। अब मेरा ब्राउजर पे npm स्टार्ट करता हूं मैं वीएस कोड के अंदर टर्मिनल के ऊपर, तो ब्राउजर के अंदर इस टाइप से जो है रिजल्ट मिलता है मुझे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सब कुछ हटा दिया मैंने कमेंट वगैरह और क्लियर कर लिया। तो क्लियर करने पे मेरे को ये कोड नजर आ रहा है, एक डिव आईडी रो। अब मैं क्या करता हूँ कि बूट स्ट्रैप से सीएसएस को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ मेरे किसके अंदर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। तो मैं बूट स्ट्रैप की साइट पे, बूट स्ट्रैप क्या है, सीएसएस फ्रेमवर्क है। अब मैं बूट स्ट्रैप की साइट पे जाता हूँ, गूगल पे लिखता हूँ बूट स्ट्रैप, और वहां से जाके गेट स्टार्टेड पे जाके क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सर्च पे जाके क्या करता हूँ, टेम्पलेट स्टार्टर लिखता हूँ, तो मुझे इस टाइप से कोड मिल जाता है। ये एक लाइन है बूट स्ट्रैप सीएसएस, इसको कॉपी कर लेता हूँ हेड के अंदर, इस लिंक को। नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट मिलती है, यहाँ पे दो बंडल मिलते हैं, ये दोनों को कॉपी करके और बॉडी के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हेड के अंदर गया, ये पेस्ट कर दिया, और ये कर दिया यहाँ पे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, npm स्टार्ट करके कंपाइल करवाता हूँ, तो ब्राउजर के अंदर इस टाइप से जो है मुझे रिजल्ट मिलता है। रिएक्ट कंपोनेंट की बात करूँ तो रिएक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट और रीयूजेबल बिट ऑफ कोड होते हैं। जिस तरह से जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होते हैं उसी तरह से सेम पर्पज करते हैं ये। दो टाइप के होते हैं, क्लास और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। यहाँ पे ट्यूटोरियल पे हमारा फोकस रहेगा फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर। किस तरह से बनाते हैं, सोर्स के अंदर जाएंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे माई कंपोनेंट का, और माई कंपोनेंट के ऊपर जाएंगे और वहां पे एक फाइल बनाएंगे हेडर डॉट जेएस की। हेडर डॉट जेएस पे जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है हेडर डॉट जेएस फाइल का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। वहां पे हम आरएफसी राइट करते हैं, ये आरएफसी जैसे राइट करेंगे और एंटर करेंगे तो कोड आ जाएगा। ये सिंपनेट की वजह से जो है होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो कि हमें जो है इंस्टॉल करना हो। इस टाइप से जो है कोड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आरएफसी क्या है, रिएक्ट फंक्शन बेस कंपोनेंट है। ऐप डॉट जेएस के अंदर जाते हैं, जो हेडर डॉट जेएस यानी कि जो कंपोनेंट बनाया है आपने उसको यूज करना है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कहाँ पे है, माई कंपोनेंट के अंदर हेडर डॉट जेएस डॉट लगा के, और हेडर टैग कर दिया ऐप के अंदर। अब जो हेडर के अंदर आपने किया है वो आपको जो रिजल्ट आएगा जब आप ब्राउजर पे ब्राउज करोगे तो आपको इस टाइप से
मिलेगा जो आपने किया है। और हेडर के अंदर क्या किया था, दिस इज हेडर। ये अब एक नए बार ऐड करते हैं हेडर डॉट जेएस के अंदर। तो बूट स्ट्रैप पे जाते हैं, नए बार टाइप करते हैं, नए बार के बाद में हमें ये मिलता है और यहाँ से हम पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको और जाके रिटर्न के अंदर नए बार को रिटर्न करवा देते हैं हेडर के अंदर, पेस्ट कर लेते हैं। अब कुछ एरर मिलते हैं एचआर और इनपुट को, ये क्लोजिंग नहीं है यहाँ पे तो क्लोज कर देते हैं। क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनली एक वार्निंग और देता है एचआरईएफ की, इसको हैंडल करेंगे आगे ट्यूटोरियल के अंदर। अब ब्राउज करते हैं तो ब्राउज करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इस टाइप से नए बार बन के हमारे पास में आ जाती है। अब और भी अगर कंपोनेंट ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे, माय कंपोनेंट पे जाएंगे, न्यू पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे लिए फाइल का नेम लिखने के लिए प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, हम उस पर फाइल का नेम राइट करेंगे। फिर जैसे एंटर करेंगे तो हम जो है एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आर ए एफ सी या आर एफ सी यूज़ कर सकते हैं, आर ए एफ सी यूज़ कर सकते हैं। आर ए एफ सी यूज़ करोगे तो नीचे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, फिर उसको हटाना पड़ेगा। आर एफ सी डायरेक्टली यूज़ करते हो तो ये नहीं आएगा, और अगर ये नहीं हटाते हो तो ये एरर जनरेट करेगा। तो इस टाइप से जो है कोड बन के आ जाएगा। और ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये क्विज है इस प्रोजेक्ट की हबी के लिए। तो इसको जो है देखना है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या है, ये आपको एक्सप्लोर करना है। फुटर के अंदर गए, फुटर के अंदर टाइप कर दिया मैसेज, इसको हटा देंगे हम, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा। इसी तरह से टू डू लिस्ट का बनाएंगे, टू डू लिस्ट के अंदर भी मैसेज डाल देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से जो है हम टू डू एक कंपोनेंट और बनाएंगे, उसके अंदर भी मैसेज डाल देंगे। और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू लिस्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू हटा देंगे, ध्यान रखना आर एफ सी से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट और ऐप डॉट जे एस के अंदर जाएंगे और जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ऐप डॉट जे एस के अंदर ही करें, ऐसा कुछ नहीं। अब आगे जो पॉइंट आता है, हमने अभी जो है कंपोनेंट बना लिए, हेडर बनाया, फुटर बनाया, टू डू लिस्ट बनाया और नेक्स्ट टू डू का बना लिया। प्रोप्स एंड प्रोप्स टाइप्स क्या होते हैं, जो रिएक्ट के अंदर जो प्रोप्स होते हैं वो प्रॉपर्टी होती हैं, रीड ओनली कंपोनेंट मान लो। क्या करते हैं ये कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ जो डेटा को अगर पास करना होता है तो एक हमें तरीका देते हैं, ठीक है। यही समझ लो इतना कि ये प्रोप्स जो है डेटा पास करने में हेल्प करते हैं। अब क्या करते हैं, हम ऐप डॉट जेएस के अंदर जाते हैं और टू डू लिस्ट वाला, हेडर को तो हटा दिया, अब हमने थोड़ी देर के लिए नए बार को हटा दिया। अभी हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले टू डू लिस्ट नाम का कंपोनेंट बनाया, उसको इंपोर्ट किया है और यहाँ पे क्या किया, टू डू लिस्ट टैग लगाई और टाइटल के अंदर यहाँ पे टाइटल पास किया। तो पेरेंट क्या है, ऐप डॉट जीएस है, चाइल्ड क्या है, टू डू लिस्ट है। अब पेरेंट से ये टू डू जो लिस्ट टाइटल की वैल्यू दे रखी है, मैं चाइल्ड के अंदर वैल्यू गेट करना चाहता हूं, यानी कि टू डू लिस्ट कंपोनेंट के अंदर गेट करना चाहता हूं, तो मुझे प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा। अब मैं आया टू डू लिस्ट के अंदर, मैंने प्रॉप्स यहां भी यूज किया, प्रॉप्स डॉट टाइटल किया। तो जैसे ब्राउजर करूंगा, ब्राउजर के ऊपर ब्राउजिंग करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, माई टू डू लिस्ट। कोई जरूरी नहीं है कि मैं प्रॉप्स ही लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं डायरेक्ट जो है उस वैल्यू को भी पास कर सकता हूँ करली ब्रेसेस के अंदर, टाइटल, और टाइटल के अंदर प्रिंट ब्राउज करवाऊंगा तो मुझे इस टाइप से सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है डिफॉल्ट प्रॉप्स। अब डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है कि चाइल्ड के अंदर आपको जो है वैल्यू आप लेना चाहते हो, पेरेंट्स के अंदर अगर वैल्यू नहीं है तो चाइल्ड के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाए, ये डिफॉल्ट प्रॉप्स है, डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर जो है पास करना चाहते हो या सेट करना चाहते हो। अब प्रॉप टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप, करेक्ट डेटा टाइप को पास करना, यानी कि टाइप स्ट्रिकिंग करना। टाइप स्ट्रिक्टली कैसे होगा, यानी कि प्रॉप टाइप से होगा रिएक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमें npm से इंस्टॉल करना होगा, देन इंपोर्ट करना होगा प्रॉप टाइप से। तो कैसे, देखिए। अब क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाते हैं और ऐप डॉट जेएस के अंदर टू डू लिस्ट को इंपोर्ट कर रखा है, टू डू लिस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है और नथिंग। नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, टू डू लिस्ट के अंदर जाते हैं, टू डू लिस्ट नाम का कंपोनेंट है, इसमें प्रॉप्स पास कर रखा है, प्रॉप्स डॉट टाइटल किया। यहाँ पे गौर से अगर हम देखेंगे तो टू डू इसके बाद में टू डू लिस्ट डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स,
इक्वल टाइटल की वैल्यू दी हुई है ये, और प्रॉप्स टाइप्स भी किया हुआ है। और प्रॉप्स टाइप में टाइटल क्या दिया हुआ है, प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग डॉट इज रिक्वायर्ड, मतलब देना कंपलसरी है जी। और उसकी डेटा की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं एरर जनरेट करेगा। ये होता है प्रॉप टाइप, मतलब कोड रोबस्ट बन जाएगा इसकी फॉर्म में आपका। नेक्स्ट डिफॉल्ट, अगर पेरेंट के अंदर वैल्यू नहीं है तो ये चाइल्ड की वैल्यू आनी चाहिए। ब्राउज के अंदर देखते हैं तो ये आगे आपके जो टू डू लिस्ट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो। अब मैं टाइप प्रोप टाइप्स की बात करता हूं कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग दे रखी है और मैं अगर इंटीजर वैल्यू देता हूं, यहाँ पे मैं अगर इंटीजर वैल्यू दूं, यहाँ पे ये देखो 345 दिया, और अगर मैं यहाँ पे ब्राउज करवाता हूँ इसको तो रिजल्ट तो मिल जाएगा आपका, लेकिन जब आप कंसोल पे जाओगे इंस्पेक्ट करके तो आपको एक वार्निंग मिलेगी कि एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। अब डिजाइन करते हैं इसको, डिजाइन कैसे करें। डिजाइन करने के लिए हमने यूज रेफ जो है रिएक्ट हुक का यूज किया है। तो हम क्या डिजाइन करना चाहते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर, ऐप डॉट जेएस के अंदर इस टाइप से चाहते हैं, ये चाहते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं, एक लेबल चाहते हैं, दो बटन चाहते हैं, और ये मैसेज चाहते हैं। ये टाइटल दे रखा है, ये टू डू के अंदर मैसेज दे रखा है। इस टाइप से हमें डिजाइनिंग करनी। तो कैसे किया, ऐप डॉट जेएस के अंदर हमें टू डू लिस्ट टैग है, कंपोनेंट है, लेबल लिया, इनपुट लिया, बटन लिया, और दूसरा बटन लिया, डिव के अंदर ये मैसेज कर दिया। अब देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, बट रेफ टू डू रेफ यूज कर रहा है, और ये इंपोर्ट कर रहा है यूजर रेफ को। ये एक हुक है जो कि रेंडरिंग की जरूरत नहीं समझेगा यहाँ पे, ठीक है। दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग, और पढ़ सकते हो इसको डेप्थ में जाके रिएक्ट की साइट पे। नेक्स्ट इनिशियलाइज कांस्टेंट लेते हैं, पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर ऐप को रिएक्ट से। कांस्टेंट लेते हैं टू डू नेम रेफ इक्वल यूजर ऐप, और यहाँ पे टू डू नेम रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट के अंदर पास कर देते हैं। ये कहाँ है, ये टू डू नेम रेफ, अगर ये गौर से देखोगे तो यहाँ पे रेफ के अंदर ये करली ब्रेसेस के अंदर पास की हुई है। जैसे ही आप वहां पे इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालोगे ये यहाँ से ले लेगा, नेम के अंदर आ जाएगी, और नेम से जो है आपको वो वैल्यू, कोई भी ऑपरेशन करवानी है, कुछ भी काम करना है, प्रिंट करवानी है तो कर सकते हो, आप उनका यूज कर सकते हो वैल्यू का, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू का। लेकिन यहाँ पे हमें ऑन क्लिक पे एक हैंडल टू डू नाम का फंक्शन बना रखा है, तो फंक्शन बनाया, उसके अंदर इवेंट की ई पास किया, और यहाँ पे एक कोड है कि अगर नेम नल है, ब्लैंक है, तो ये मैसेज दे दे, अदरवाइज उसको ब्लैंक कर दे। ये काम किया, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं एड टू डू वाले बटन पे तो ये हो जाए, ठीक है, इतना काम किया है। अब मैं जाता हूँ इसको ब्राउज करता हूँ, ब्राउज करता हूँ, खाली करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देता है कि नेम डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इस पे टाइप करता हूँ, टाइप किया, बटन पे जाके क्लिक किया, तो मुझे जो है ये कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बट जैसे क्लिक करूंगा तो ब्लैंक मिल जाएगी स्क्रीन मेरी। मैंने मैसेज ही ऐसे दे रखा है यहाँ पे, जो फंक्शन के अंदर बना रखा है कोड, कोड तो यही कह रहा है मेरा, ये तो कह रहा है कि ब्लैंक कर दे, तो ब्लैंक कर देगा। नल कर दिया, वैल्यू नल से इनिशियलाइज कर रखा है। नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर अब तक हमने क्या पढ़ा, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन पढ़ी है। सो रिएक्ट जेएस क्यों पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स किस तरह से जो है क्रिएट किए जाते हैं, रियूजेबल कोड में किस तरह से ब्रेक करते हैं, बूट स्ट्रैप को किस तरह से इंटीग्रेट किया है, प्रॉप्स प्रॉपर्टी कैसे यूज किया है, प्रॉप्स टाइप हिस्ट्रिकली टाइप्ड किया है, और डिजाइन किस तरह से किया है ऐप डॉट जेएस के अंदर।